आप सबों का फिर से शिक्षा सूत्र में स्वागत है। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब भारतीय संविधान के लंबा होने का क्या कारण है, इसका हम लोग जिक्र करेंगे। उसके पहले जान लें कि कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची है। तो हमारे मूल संविधान के 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में यह 22 भाग बढ़कर 25 हो गए हैं। 8 अनुसूचियों की जो संख्या थी वो बढ़कर 12 हो गया है और अनुच्छेदों की संख्या 395 से बढ़कर करीब 450 हो गए हैं। तो सब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतना लंबा संविधान है क्यों। तो उसके मुख्य रूप से दो वजह हैं। पहला जो कारण है वह है कि हमारा समाज जो है एक बहुलतावादी समाज है। हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं और हर एक वर्ग के संरक्षण का और उनके हितों का ध्यान रखा गया है और उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे कुछ लोग जो विकास की धारा में पीछे छूट गए, ऐतिहासिक रूप से जो सामाजिक मान्यताओं की वजह से उनका समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं हो पाया, तो उनको समाज में बराबरी पर लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न या प्रावधान बनाए गए हैं। उसी तरीके से कुछ के लोगों का हितों के संरक्षण का उपाय किया गया है। जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, इस तरीके से जो है सो स्पेशल प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। ऐसे ही कुछ क्षेत्र जो हैं जो पहले से ही पिछड़े हुए हैं, उन क्षेत्रों के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, उनका विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे कि असम के कुछ क्षेत्र हैं या अन्य कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं। तो इस कारण से जो है सो हमारा संविधान कुछ लंबा हुआ। इसके अतिरिक्त जो मुख्य वजह है वो उस पे हम आते हैं। हमारे लिखित संविधान की जो तुलना होती है मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से होती है, परंतु अमेरिका और हमारे देश के संविधान में फर्क है। अमेरिका के संविधान में क्या है कि वहाँ पे दो तरीके के संविधान है। एक केंद्र का संविधान अर्थात कि पूरे अमेरिका का संविधान, उसके अतिरिक्त हर राज्यों के अपने अलग अलग संविधान हैं। हमारे देश में वैसी बात नहीं है। हमारे देश का पूरा एक ही संविधान है और उसी संविधान में केंद्र के शासन व्यवस्था और राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। अब अमेरिका के जैसे स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया जो है, उसका संविधान विश्व में दूसरा सबसे लंबा लिखित संविधान है। अर्थात भारत के बाद जो सबसे लंबा संविधान है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर अमेरिका का संविधान, अगर सारे राज्यों के प्रावधान को अगर मिलाकर वहाँ का संविधान अगर बनाया जाता तो वो शायद सबसे लंबा और बड़ा संविधान होता। अब इसके दूसरे बिंदु पे हम लोग आते हैं, संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की थी। अगला जो बिंदु है वो है लोकतांत्रिक गणराज्य। इसकी चर्चा भी हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा, ना कि किसी वंश परंपरा के आधार पर आएगा, और उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, यह है संसदीय प्रणाली। हमारे यहाँ शासन के लिए संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली में क्या होता है कि एक संसदीय प्रमुख होते हैं और दूसरे होते हैं कार्यपालिका के प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं और कार्यपालिका के प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के अधीन एक मंत्रिमंडल होता है या जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। उसी मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे राष्ट्रपति काम करते हैं। दो सदनें हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और
कानून जो बनाया जाता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है और संसद के अधीन तीनों आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अर्थात कोई भी जो विधि या कानून बनाया जाएगा वो लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा से भी, उसके उपरांत जो है सो राष्ट्रपति का भी उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वह कानून का रूप लेता है। तो ये हो गई संसदीय प्रणाली। अब है संघीय सरकार। संघीय सरकार से मतलब है कि हमारे यहाँ सरकार दो स्तरों पे सरकारें होती है, एक केंद्र के स्तर पे और एक राज्य के स्तर पे। केंद्र सरकार के स्तर पे केंद्र सरकार कार्य करती है और राज्यों के स्तर पे अलग अलग राज्य सरकारें काम करती हैं। तो इस व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं। इसमें दोनों ही सरकारों के बीच में शक्तियों का एक विभाजन होता है। हमारे जो अनुसूचियां हैं उसमें अनुसूची 7 में विस्तृत विवरण दिया गया है, उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसमें सूचियों में 3 तरह की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, राज्य सूची के विषयों पे राज्य सरकार का अधिकार होता है और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं उस पे कोई भी कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी। परंतु दोनों में अगर टकराव की स्थिति होगी तो केंद्र सरकार के कानून को अंतिम माना जाएगा। तो इसका हम लोग सूची के बारे में और शक्तियों के विभाजन के बारे में बाद में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना जरूरी है कि ये हम लोग समझे कि संघीय सरकार किस तरीके से काम करती है। अब है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की कल्पना की गई है। 2 स्तरों का हमने चर्चा किया कि केंद्र में एक केंद्र सरकार होती है और राज्यों में राज्य सरकारें काम करती है। अब राज्य सरकारों के अंतर्गत ही एक स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की गई है, जो कि स्थानीय स्तर पे कानून बनाती है। उन्हें कुछ विषय दिए गए हैं। अब स्थानीय जो है पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ स्थापित किया गया है संविधान में। अब पंचायती व्यवस्था जो है 2 तरीके से काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुल 28 विषय डाले गए हैं और नगर पालिका के अंतर्गत 28 नहीं 29 है, 29। ग्राम पंचायत के अंतर्गत 29 विषय डाले गए हैं और नगर पालिका के अंतर्गत 18 विषय डाले गए हैं। अर्थात इन विषयों पे जो है ग्राम पंचायत और नगर पालिका कानून बना सकते हैं। अतः यही जो है सो ये त्रिस्तरीय प्रणाली है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली इसी को कहते हैं। 3 स्तर जो है वो केंद्र, राज्य और राज्य के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन। अब आते हैं कि इतना संघीय ढांचा, त्रिस्तरीय शासन, संसदीय प्रणाली, इतना कुछ होते हुए भी हमारे संविधानविदों का ये मत था कि केंद्र की शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र में ही निहित होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र जो है वो आपातकाल में स्थितियों से निपटने में ज़्यादा सक्षम है और कोई ना कोई एक केंद्रीय सत्ता अवश्य होनी चाहिए जो कि पूरे देश को बांध सके। अलग अलग राज्य की अपनी क्षेत्रीय भावनाएं हो सकती हैं, क्षेत्रीय हितों पे वो ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, परंतु एक पूरे राष्ट्र की जब बात होगी तो उसमें केंद्र में बैठी सरकार जो है वो पूरे देश के लिए ज़्यादा विस्तार पूर्वक सोच सकेगी। तो इसलिए अधिक से अधिक पावर या अधिक से अधिक मजबूती केंद्र सरकार को दिया गया है हमारे संविधान में। इसमें कुछ संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जो केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान करते हैं। देखते हैं उनमें से कुछ प्रमुख जो प्रावधान हैं।
एक है अनुच्छेद 256। इस अनुच्छेद में दिया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को किसी चीज़ के लिए निर्देश दे सकती है। अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि अमुक कार्य जो है सो देश हित में या राज्य हित में नहीं हो रहा है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है और राज्य सरकार को उस निर्देश का पालन करना जरूरी है, अन्यथा केंद्र सरकार समुचित कार्रवाई कर सकती है। अब हम आते हैं राज्यपाल की नियुक्ति पे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो जिस राज्य में उनकी नियुक्ति होती है उस राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। अतः किसी राज्य के सबसे शीर्ष पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, अधिकारी है, वह केंद्र के द्वारा नियुक्त किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि राज्यों पर नियंत्रण केंद्र के द्वारा रखा गया है। अब इसी में आते हैं अनुच्छेद 356। इस अनुच्छेद में दिया गया है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वैसी स्थिति में राज्यपाल की अनुशंसा पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि केंद्र की सारी विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित हो जाती है, अर्थात सारे निर्णय कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है वो केंद्र सरकार लेती है और यह एक निश्चित समय के लिए होता है और समय समय पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। उसका एक अलग प्रावधान है, जब भी अनुच्छेद 356 पे हम लोग आएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अब है अनुच्छेद 352। हमारे संविधान में अनुच्छेद 352 का प्रावधान है जो आपातकाल में केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष पे या भारत के किसी हिस्से पे या किसी खास राज्य पर आपातकाल लगा सकती है। इस आपातकाल की अवधि में सारी विधायिका कार्यपालिका शक्ति जो है वो केंद्र सरकार में निहित हो जाती है, साथ में मूल अधिकारों का भी हनन हो जाता है। मतलब जो आम नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें से कुछ अधिकारों को छोड़ के बाकी सब मूल अधिकार भी निरस्त कर दिए जाते हैं। तो इस अनुच्छेद की शक्ति के द्वारा केंद्र सरकार को अतिरिक्त पावर या कह लें कि एक सोवर्जिन पावर दिया गया है केंद्रों के राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए या पूरे देश को अपने अधीन में लेने के लिए, पूरे देश की शासन व्यवस्था को अपने अधीन में लेने के लिए। अनुच्छेद 360। इस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है, अर्थात राष्ट्रपति को ऐसा भान हो जाए कि किसी राज्य की वित्तीय स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। यह पूरे भारतवर्ष में भी लगाया जा सकता है या भारत के किसी खास राज्य में लगाया जा सकता है या कुछ राज्यों पर लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात की स्थिति में राज्य की जो भी वित्तीय शक्ति है वो केंद्र के पास चली जाती है और वित्त से संबंधित सारे नीति निर्णय और बदलाव वो है उस स्थिति में केंद्र सरकार ही करती है। तो इन सारे प्रावधानों से यह ज्ञात होता है कि हमारा संविधान संघीय सरकार की परिकल्पना तो करता है परंतु एक मजबूत केंद्र की वकालत भी करता है। इसके अतिरिक्त और भी है, अखिल भारतीय सेवा है। इस सेवा के लोगों का अखिल भारतीय सेवा से आने वाले लोगों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है और इन पर जो है राज्य सरकार का नियंत्रण तो होता है परंतु पूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार
राज्य सरकार का नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी सेवा शर्तें जो हैं इनकी वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो इसलिए जो अखिल भारतीय सेवाओं से आने वाले अधिकारियों पर जो है राज्य सरकार का उतना नियंत्रण नहीं होता है। इसी तरह से और भी हैं, जैसे पारा मिलिट्री का किसी राज्य में अगर डिप्लॉयमेंट करना है तो वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वो पारा मिलिट्री, तो उसको डिप्लॉय किया जा सकता है किसी राज्य में। और भी जो एजेंसियां हैं, जैसे सीबीआई हो गई, ईडी की प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहते हैं, ईडी हो गई, या और भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनका सारा नियंत्रण केंद्र सरकार के अंतर्गत ही होता है। परंतु वह किसी भी राज्य में या देश के किसी भी हिस्से में वो जांच कर सकते हैं। इसमें राज्य को एक अनिवार्य रूप से या कुछ मामलों में अनिवार्य रूप से इनको सहमति देना आवश्यक है, या नहीं तो फिर वैसी स्थिति में कोर्ट की शरण से लिया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान हैं जो कि संविधान के अनुसार केंद्र को अतिरिक्त पावर देती है। अब हम आते हैं एकल नागरिकता। नागरिकता दो तरीके की होती है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता उन देशों में दिया जाता है जहाँ पे केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें कार्य करती हों और दोनों के संविधान अलग अलग हो। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है, क्योंकि वहाँ पे जो है सो दो तरीके का संविधान है, केंद्रीय स्तर पे एक संविधान है और एक अलग अलग राज्यों की। अतः अमेरिका में हर किसी को दो तरीके की नागरिकता है, एक अमेरिकन नागरिकता और दूसरा उस राज्य की नागरिकता। हमारे देश में जो है सो ऐसा नहीं है। हमारे देश में राज्यों के कोई अलग से संविधान नहीं होते हैं, अतः हमारे यहाँ सारे नागरिकों को एकल नागरिकता ही दिया गया। जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, उसका एक अलग संविधान था, तो वहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता दी गई थी। परंतु अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों के समाप्त होने के बाद उनकी वो स्थिति भी खत्म हो गई और अब वहाँ के लोगों की भी एकल नागरिकता अर्थात भारतीयता ही है। अब आते हैं अगले बिंदु पे, मूल अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मूल अधिकार हर भारतीय नागरिक को दिए गए हैं और ये मूल अधिकारों का प्रावधान जो किया गया है, यह किसी भी अवस्था में इसको खत्म नहीं किया जा सकता या न्यून नहीं किया जा सकता। आपातकाल की स्थिति में कुछ प्रावधानों को हटाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल के भी स्थिति में कुछ 2 या 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि उनको किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। अर्थात मूल अधिकार हमारे जो है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो कमी लोगों ने महसूस की थी, उस नागरिकों के अधिकार में जो कमी महसूस की गई थी, उसी कमी को देखते हुए जो हमारे संविधानविदों ने यह महसूस किया था कि हर नागरिक का एक मूल अधिकार होना चाहिए जिसका हनन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। अब आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। यह जो है सो सरकारों के लिए है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके लिए एक आदर्श स्थापित किया गया है इन अनुच्छेदों के द्वारा कि किस प्रकार के शासन प्रणाली होनी चाहिए या नीति नियम या कार्यक्रम किस प्रकार की अपनाए जाने चाहिए, जिससे पूरी जनता का, हर एक नागरिक का सर्वांगीण विकास हो। वैसी नीति और कार्यक्रमों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जिससे समाज के कुछ लोगों को फायदा हो या कुछ व्यक्तियों का फायदा हो, बल्कि यह सारे पूरे समूह में सबसे गरीब व्यक्ति या सबसे निर्धन व्यक्ति या समाज का सबसे पिछड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो वंचित है, उसके भलाई के लिए नीति सबसे पहले बनाई जानी चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्वों का यही मूल सार है।
अब मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के द्वारा शासन जो है या संविधान जो है नागरिकों से कुछ कर्तव्य पालन की उम्मीद करता है। इसमें कुछ वैसे उम्मीद की गई है, आशा की गई है कि हर एक नागरिक इस तरीके से व्यवहार करेगा कि राष्ट्र की एकता या राज्य की एकता और अखंडता को किसी प्रकार से ठेस ना पहुँचे। इसमें जो है जैसे राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना है, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना है, या राष्ट्रगान का सम्मान करना है, या और भी हैं बहुत सारे, कुल 11 कर्तव्य बतलाए गए हैं। तो यह आम लोगों से अपेक्षा है इस संविधान के द्वारा कि लोग ऐसा व्यवहार करेंगे। अब आते हैं अगले बिंदु पे, वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान में राजनीतिक न्याय की अवधारणा अपनाई गई है। राजनीतिक न्याय जो है सो वयस्क मताधिकार के द्वारा ही दिया गया है। इसके अंतर्गत हर भारतीय को या हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपना शासन चुन सकता है, अपने जनप्रतिनिधि को वह चुन सकता है। इसके लिए वयस्क मताधिकार दिया गया है। संविधान में पहले इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी, जो कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अर्थात कोई भी भारतीय जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है वह मत देने का अधिकारी होगा और अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकारी होगा। अब आते हैं स्वतंत्रता एवं एकीकृत न्यायपालिका। शासन के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमारे संविधान में यह परिकल्पना की गई है कि ये तीनों जो संस्थाएं होंगी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगी, तीनों का किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं होगा। तो न्यायपालिका के संबंध में भी यही है कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से कार्य करेगी और विधि और नियम जो बनाए हैं उसके अनुसार न्याय देने का कार्य करेगी। साथ में यह भी साथ में जो है सो न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका की कल्पना की गई है। एकीकृत का मतलब होता है कि न्यायपालिका अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग न्यायपालिका नहीं होती, या केंद्र सरकार के लिए कोई अलग न्यायपालिका नहीं होती, या अलग अलग राज्यों के अलग अपने न्यायपालिका नहीं होते, बल्कि एक एकीकृत होती है। और यह एक पिरामिड की तरह है। हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है वह पिरामिड की तरह, जिसके शीर्ष पे सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है और जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो अगर कोई भी व्यक्ति न्याय की उम्मीद से वह जाता है, तो मान लीजिए कि वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर वह हार जाता है तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में भी उसकी हार हो गई तो वह सुप्रीम कोर्ट से जाके और वहाँ से अपना न्याय प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारे, इसे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहा जाता है। अब आते हैं अगले बिंदु पे, संसदीय एवं न्यायालय की सर्वोच्चता के बीच संतुलन एवं स्वतंत्रता। ब्रिटेन में क्या है कि संसद और न्यायपालिका में संसद सर्वोच्च है, अर्थात वहाँ पे संसद जो कानून बनाती है उसको न्यायपालिका किसी भी तरीके से असंगत नहीं ठहरा सकती। अमेरिका में क्या प्रावधान है कि वहाँ का न्यायालय किसी भी कानून को विधि के तहत, संविधान के तहत असंगत ठहरा सकती है, और अगर वहाँ पे अगर न्यायपालिका किसी कानून को असंगत ठहरा दे तो वह कानून वहीं पर अवैध हो जाता है, अर्थात वह लागू नहीं होता है। भारत में इन दोनों विधियों के बीच में एक संतुलन
स्थापित करने का कार्य किया गया है। अर्थात कुछ मामलों में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, कुछ मामलों में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता वहाँ पे होती है जहाँ पे हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय जो है उसको यह अधिकार दिया गया है कि कानून के संबंध में अंतिम व्याख्या जो जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वही मान्य होगा और अंतिम होगा। साथ में यह भी दिया गया है कि सरकार जो है या कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, कोई भी सरकार ऐसी कानून नहीं बनाएंगी जो संविधान से असंगत हो, मतलब संविधान से हटके हो या ऐसा लगता हो कि वह संविधान के अनुसार नहीं है। तो वैसे बने हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट अवैध ठहरा सकती है और उस स्थिति में वह कानून लागू नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता हो गई कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर सकती है कि यह संविधान के अनुसार है या उससे असंगत है। अब कुछ मामलों में संसद की सर्वोच्चता है, जैसे एक साहबानो प्रकरण हुआ था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट साहबानों के पक्ष में दिया, परंतु संसद ने उसे पारित करके उस कानून को खारिज कर दिया, उसको बदल दिया गया। तो संसद ने फिर जो बदल के उस कानून में जो बदलाव किया वही कानून लागू हुआ। और इसी तरीके से 1-2 साल पहले की बात है, आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि जिसमें नौकरियों में प्रमोशन से संबंधित वह आरक्षण दिया गया था, फैसला दिया गया था कि नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण जो है सो नहीं दिया जा सकता, प्रमोशन पर था। तो इस जजमेंट का विरोध हुआ, अंततः संसद ने उस कानून को जो है सो बदल दिया, संविधान में विधेयक लाके उसे पारित करवाया और इसे बदल दिया गया। तो यहाँ पे इस तरीके से संसदीय सर्वोच्चता यहाँ पे स्थापित होती है, अर्थात दोनों के बीच में स्वतंत्र न्यायपालिका और संसद के बीच में एक संतुलन बिठाया गया है। कठोर एवं लचीला संविधान। कठोरता एवं लचीलापन से मतलब है कि किसी संविधान को संशोधित करने की क्या स्थिति, अगर किसी संविधान को में संशोधन करना काफ़ी कठिन हो तो उसको कहते हैं कि यह कठोर संविधान है। अगर उसमें संशोधन बहुत आसानी से अगर किया जा सकता है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं। हमारे संविधान में जो है ये सारी चीज़ों का मिश्रण है। अनुच्छेद 368 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के तरीकों को बतलाया गया है। इसमें जो है सो 3 तरह के तरीके बतलाए हैं। कुछ संविधान संशोधन जो है सिर्फ साधारण बहुमत से हो जाता है, अर्थात सरकार अगर चाहती है, केंद्र की सरकार अगर चाहती है कि अमुक संविधान की धारा में परिवर्तन किया जाए, संशोधन किया जाए, तो उसको लोकसभा में पेश करेगी, वहाँ से पास होना चाहिए, राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाता है, उन्होंने अगर हस्ताक्षर किया तो उसको पारित मान लिया जाता है और संविधान संशोधन आसानी से हो जाता है। दूसरा जो है कि विशेष बहुमत का प्रावधान है। विशेष बहुमत इसमें है कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों जगहों से 2/3 और 2/3 मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 होगी। ऐसा अगर लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से भी पास हो जाए और राष्ट्रपति भी उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वो संविधान संशोधन हो जाएगा। एक तीसरा जो तरीका है कि लोकसभा भी 2/3 बहुमत से पारित करे, राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पारित करे, इसके अतिरिक्त आधे से अधिक राज्य
आधे से अधिक राज्य आधे से अधिक राज्यों से भी उसको पारित होना जरूरी है। अगर और उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी भी उस पर हस्ताक्षर कर दें तो वैसा संविधान संशोधन पास माना जाएगा। अर्थात इस तरीके में या इस तरीके में संविधान का संशोधन करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि हमारी सरकारें जो होती है वो दलीय व्यवस्था पे चलती है और अलग अलग दलों के अपने अपने सिद्धांत और नीतियां होती हैं, और 2/3 बहुमत किसी एक पार्टी का होना बहुत मुश्किल होता है। अतः संविधान में संशोधन करना काफ़ी दुष्कर कार्य है इन दोनों स्थितियों में। अतः हमारा संविधान जो है सो कठोर और लचीलापन का मिश्रण है। कहीं कहीं कठोर शब्द के लिए अनम्यता शब्द का यूज होता है, लचीलापन के लिए नम्यता शब्द का प्रयोग हुआ है। विधि का शासन, विधि के शासन का मतलब है संविधान के में प्रदत्त शक्तियों के अधीन जो कानून बनाए गए हैं उस कानून के अधीन शासन अगर होता है तो इसे कहते हैं विधि का शासन। इसकी दूसरी जो विशेषता होती है कि इसमें हर व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर होता है, चाहे धनी व्यक्ति हो या निर्धन व्यक्ति हो, या कोई व्यक्ति काफ़ी ऊंचे पद पे बैठा हो या कोई बहुत निचले तबके का व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में एक समान है। और अगर एक ही अपराध दोनों ही व्यक्तियों ने किया हो, चाहे उच्च पद पे बैठा हो या नीचे तबके का हो, तो दोनों के लिए सजा एक समान होती है। इसे कहते हैं विधि का शासन। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, हमारे संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं वो आंतरिक स्रोत से भी लिए गए हैं और कुछ बाहर के देशों के, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, कई देशों की अच्छे प्रावधानों को हमने अपने संविधान में लिया है, तो इसको कहते हैं कि बाह्य स्रोत से हासिल किया। इसके अतिरिक्त भारत में जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय तक भारत में जो भी कानून चलन में थे उन कानूनों में से बहुत सारी धाराओं को भी लिया गया था, तो उनको आंतरिक स्रोत कहते हैं। उस समय जो भारत में कानून जो लागू थे या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाए हुए कानून थे, तो अधिकतर जो थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 के थे। भारत शासन अधिनियम 1935, और हमारे संविधान में इससे करीब 70% जो अनुच्छेद हैं